हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूपी विद्या ज्ञान के इस नए क्लास में। और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर 5। तो आप लगातार देख पाएंगे क्वेश्चंस को, और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, क्लास को पूरा देखेंगे। हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 कक्षा 6 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चंस को समझते हुए अंत तक देखेंगे, कंसंट्रेशन के साथ क्लास को पूरा देखेंगे। यकीन मानिए आप अपनी परीक्षा में शानदार अंक के साथ आप उत्तीर्ण कर पाएंगे इस परीक्षा को, और आने वाले एग्जाम में बेहतर से बेहतर आप वहां पर अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन एक है और कहा गया है 5 विभिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। आपसे जो कहा गया है 5 विभिन्न अंकों से, विभिन्न अंकों का मतलब है अलग अलग अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या है। और ब्रैकेट में क्या कहा गया, जबकि एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। एक अंक का प्रयोग एक बार करना है। विभिन्न यानी क्या होता है, विभिन्न का मतलब ये यहाँ पर हम आपको बता दें अलग अलग क्या होता है, अलग अलग। तो आप यहाँ पर ये समझ पा रहे होंगे अलग अलग अंकों से बनी हुई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक अंक का प्रयोग एक बार करना है। तो ये देखिए यहाँ हमें अलग अलग अंकों की चाहिए, तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत है। ये तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिख दी गई है। दूसरा देखेंगे, ये देखिए अलग अलग अंकों का तो है प्रयोग, लेकिन ये बड़ी नहीं है, तो इसलिए हमारा बी भी गलत है, क्योंकि ये बड़ी संख्या नहीं है। अब यहाँ सी और डी में देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देखेंगे अलग अलग अंक हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन सी देखिए 97 और नीचे 98, तो सी भी गलत है। और यहाँ पर देखिए एक अंक का केवल एक बार प्रयोग किया गया है, 9, 8, 7, 6, 5। और ये देखिए अलग अलग अंकों से बनी हुई सबसे बड़ी संख्या है। डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 2, और आपसे क्या कहा जा रहा है आप समझते हुए चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस ही ऐसा नहीं कहीं से फोटो खींचा और लेकर चले आए, ये क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा ये आप अभी समझ पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लेना। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प यहाँ पर रिक्त स्थान पर आ जाएगा। तो हम आपको बताते हैं, देखिए आपको एकदम याद रखना है 1 मीटर के बराबर कितना होता है। सेंटीमीटर में पूछे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। एकदम याद रखिए कितना हो जाएगा आंसर, ये वाला एकदम सही है। अब बात अगर चले कि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर तो आपको समझ आ गया है, और इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर दिया हो तब कितना यहाँ पर मीटर होता है, तो वहां पर 1000 मीटर होते हैं। ये आपको अभी याद रखना है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लगातार याद कराते रहेंगे, तो आपको एक ये फैक्ट के रूप में बिल्कुल याद रखना है। और ये कि ये 1 मीटर में यानी कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अभी ये दो चीजें याद रखिए। अगर एक साथ हम सारी चीजें बताएंगे, हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन आपको धीरे धीरे याद करना है। तो आपको एक फैक्ट ये याद रखना है बिल्कुल कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 यहाँ पर मीटर होते हैं। इसे हम सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो फिर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 100 से गुणा करना होगा, और 100 से गुणा करेंगे तो इस तरह से देखिए 1 के आगे कितने, यानी इस तरह से 5 जीरो हो जाएंगे, 200 वाले और 3 पहले से। तो ये क्या है, ये सेंटीमीटर है किसमें, 1 किलोमीटर में। तो ये आगे अभी आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख करके अपने आंसर्स को कमेंट्स करते रहिएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए, आंसर देते हुए चलिए। क्या कहा गया पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीचे एक विकल्प नहीं दिख रहा, वो अभी आपको हम दिखा देंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा गया निम्न नंबर कार्ड को ध्यान से देखिए। आपको एक नंबर कार्ड दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, 2, 0, 4 और 1। यदि उपरोक्त कार्डों का केवल एक बार उपयोग किया जाए तब 4 अंकीय सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। तो इन्हीं यानी अंकों से क्या करना है आपको, इन्हीं जो कार्ड दिए गए हैं नंबर कार्ड, उनसे आपको सबसे बड़ी 4 अंकों की और सबसे छोटी 4 अंकों की, इन अंकों से बनानी है, और फिर अंतर पता करना है कितना हो जाएगा, अंतर पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर।
तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, करना ये होता है, देखिए क्या करना होता है ये आप अभी समझ पाएंगे। अब समझ लीजिएगा यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी, अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, केवल एक बार करना है। तो सबसे बड़ा अंक पहले लगाएंगे 4, फिर देखिए क्या लगाएंगे, फिर हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, फिर 1 और फिर 0, क्योंकि सबसे बड़ा उससे छोटा तो ये सबसे बड़ी बन के आ गई। अब आपको ये लग रहा हो सबसे छोटी कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी बनाने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीरो को पहले लगा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, जीरो पहले लगाएंगे तो वो यानी जीरो काउंट ही नहीं होगा। जैसे अगर कोई ऐसे बना देता है 0 1 2 4, तो ये क्या है, केवल 124 है। जीरो यहाँ ये कितने अंकों की बची, केवल 3 अंकों की बची, इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे बनानी, देखिए ये जो अंक है इन्हीं का प्रयोग करना। तो पहले 1 का प्रयोग करेंगे, फिर 0 जो अंक यहाँ पर दिए हैं 1 0, फिर 2 और फिर 4, ये हमारी संख्या बनकर आ गई। अब इनका हमें चाहिए क्या, अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, इनका अंतर यानी अंतर का मतलब होता है इनका आपस में घटाव, डिफरेंस कितने का है। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये आप समझते हैं, जानते हैं और कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख करके इस साइड लिख करके हल कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब आंसर क्या आ जाएगा ये आपको देख लेना है। तो इधर जैसी घटाव करेंगे, यहाँ पर 10 और 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा 3। तो देखेंगे 31 86 कहाँ पर आंसर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए, कभी भी जीरो पहले नहीं लगाते हैं छोटी संख्या के लिए, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी संख्या बनाते समय हमें सबसे पहले 1 लेना पड़ेगा, फिर 0, फिर 2, फिर 4, ना कि ऐसा। तो ये तो सही है, कुछ बच्चे ऐसे लिख लेंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको आ रहे हैं तो फटाफट कमेंट्स जरूर करते हुए चलिएगा। आपके लिए जो क्लास लाई जा रही है वो शानदार बेहतरीन क्लास है और आपके एग्जाम के एकदम अनुरूप क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, मीना ने एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदी, 2 साल उपयोग करने के बाद उसे 2000 में बेच दिया, मीना को कितने प्रतिशत हानि हुई। देखिए कब हमें हानि होता है और कब लाभ होता है, तो आप ये पहले समझ लीजिए। लाभ कब होता है, जब कोई वस्तु अगर हमने, देखिए लाभ क्या होता है, जब कोई वस्तु हमने देखिए 100 रुपये में खरीदी हो, 100 रुपये में अगर हम कोई चीज़ खरीद कर लाए और उसे हमने यूज करने के बाद कितने में बेच दिया, यहाँ पर अगर हम देखिए उससे अधिक में बेचेंगे, 100 में लाए थे खरीद कर और 100 से अधिक में बेचेंगे, चाहे वो 110 में बेचे तो 10 रुपये का लाभ, अगर 120 में बेची तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, जो ज़्यादा रुपये मिल रहे हैं हमें, जो ज़्यादा में हम बेच रहे हैं। अगर हमने 200 में बेची तो देखिए 100 रुपये ज़्यादा हमें मिले, वही हमारा क्या हो जाता है, तो लाभ हो जाता है। तो आप समझ पाए होंगे। अब हानि क्या होती है ये बात ध्यान से समझिए, जब कोई वस्तु हम कम में लाएं और अधिक में बेचें तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है ऐसी जगह पर। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए हानि क्या है, बार बार नहीं, अच्छे से नोट करके आप समझते हुए चलिए। हानि उसे कहते हैं जब आप कोई भी वस्तु, जैसे कि देखिए 100 रुपये में हमने खरीदी थी और हमें उसको बेचा है, जब हमने तो 50 में बेचा या 40 में बेच दिया या 80 में बेच दिया, यानी 100 से कम में बेचा या 90 में बेचा तो 10 रुपये की हानि, 80 में बेचा 20 रुपये की, 50 में बेचा 50 की हानि, 40 में बेचा तो 60 रुपये की हानि हुई। यानी जब हम अधिक में खरीद कर लाएं और कम में बेचें तो हमें हानि होती है। तो यहाँ ये तो बात आपको समझ आ जाएगी, 4000 में खरीदे थे और 2000 में 2 साल के बाद बेची तो हमें 2000 रुपये कम यानी मिल पाए, तो 2000 की हानि हुई है, लाभ तो बिल्कुल हुआ ही नहीं है। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि हानि कितनी हुई, 2000 रुपये कहीं नहीं दिया है, हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए हानि या लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये आपको पता हो तो हम आपको एक साथ दोनों का बता देते हैं, लाभ हो या हानि कैसे निकालेंगे उसका परसेंटेज, प्रतिशत। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपके पास फार्मूला ये होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, तो लाभ लिखेंगे ऊपर, या फिर हानि है तो हानि लिखेंगे ऊपर। और नीचे आपको क्या लिखना होता है, नीचे क्रय मूल्य, अभी आपको ये भी बताएंगे क्रय मूल्य क्या होता है, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी, 100 से गुणा करनी होती है।
यहाँ पर 100 लिखा है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जिसमें हमने खरीदा था, जिस रुपए में हमने खरीदा, जितने में हमने खरीदा हुआ होता, खरीदा हुआ मूल्य ही क्रय मूल्य होता है, और बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य यहाँ 4000 है। हानि या लाभ अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए 2000 घटा दीजिए 4000 में से, और हानि कितने की हुई? तो 2000 की यहाँ पर हानि हुई है, ये बात आपको पता लग जाएगी। तो समझ पा रहे हैं? तो 2000 की हुई है, तो हानि या लाभ की जगह पर हमें हानि हो रही है कितने की? 2000 की। बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना है? 4000 है, तो 4000 रखेंगे, जो हमने खरीदा हुआ मूल्य है 4000, गुणा में 100 करेंगे, और ये आपका ये इधर क्या निकल जाएगा? हानि का प्रतिशत निकल जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी, हानि का प्रतिशत। और ये जो है प्रतिशत का चिन्ह इस तरह का होता है, यहाँ पर बना हुआ देख रहे हैं, वही हम बना रहे हैं। तो 2 जीरो से देखिए 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे इस तरह से, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 से भाग कर देंगे 200 में, 4 पंजे 20, और फिर 1 जीरो बचा है तो जीरो काटेंगे, और इस तरह से 50%, यानी ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। 50% की क्या हुई है? हानि। ए क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करके चलिए। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया ये आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का मान दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ये देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसका मान निकालना है, और ये कुछ नहीं है, डेसिमल यानी दशमलव वाले जोड़ घटाव हैं, तो इसको आपको करना होता है। अब कैसे करेंगे? यहाँ पर एक चीज आपको जो हो सकता है समझ ना आ रही होगी कि ये क्या लिखा है, तो आपको बता दें, प्लस में ये 2/5 भिन्न में लिखा हुआ है। अब भिन्न को अगर आप चाहें तो भाग करके दशमलव में भी बदल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 5 से 2 को भाग करी जा रही है, और उसे इसमें जोड़ा जा रहा है। ये सारे दशमलव में लिखे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। ये माइनस का चिन्ह है, प्लस का है, कैसे करेंगे अभी आपको समझ आएगा। देखिए आपको एक बार बता दें सॉल्व करके, कि यहाँ पर अगर हम 5 से भाग करेंगे, 2 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, और फिर जीरो बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा। 5 से फिर पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 बार में पूरा पूरा कटेगा 20, और ये हमारा यानी भाग कितना आएगा, तो आप देखेंगे पॉइंट का 4 आ रहा है। देख सकते हैं पॉइंट का 4 आ रहा है। इस तरह से करना होता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने करने वाले हैं, और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा। आपको बहुत ही यहाँ पर फायदा करने वाला ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं, तो आप कैसे करेंगे? देखिए आपको इससे और इससे तो जोड़ लेना, आपस में जुड़ रहे हैं। ये वाला अभी हमने आपको बताया, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/5 है, और इससे अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? 0.4। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे, इसको प्लस लगाएंगे 0.324, फिर देखिए माइनस का है हमारा कितना? 0.15, और इसकी जगह पर प्लस में क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पर 0.4। अब आप देखेंगे एक जैसे चिन्हों वाले जुड़ते हैं, ये हमेशा प्लस का होता है, आगे प्लस का चिन्ह बनाया नहीं जाता, इसलिए नहीं बना होता है। तो आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, और करिएगा। देखिए इससे और इससे और इससे एक साथ जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे जोड़ करते हैं वो आप देख लीजिए। इसको कैसे जोड़ा जाता है ये चीज आपको अच्छे से आती हो, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे आपको जोड़कर दिखाते हैं। तो 0.4 इस तरह से लिखेंगे, फिर यहाँ पर जो भी चीजें इधर की साइड लिख लेते हैं जिससे अच्छा दिखे। देखिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ऐसे हमने लिख लिया 1 2 3 पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, और कोई भी चीज़ कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए 0.4 लिखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करें? तो यहाँ इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, अब जोड़ लीजिए, तो ये 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 0.0, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे ही रहना चाहिए, और कोई किधर भी जाए। तो हमारा देखिए इससे और इससे जोड़ने पर इतना आया। अब आप ये समझ पा रहे होंगे, अगर हम इस सब को यहाँ से मिटा दें, इस सब को हटा दें, तो यहाँ पर हम इन तीनों की जगह क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर 0.847,
अब माइनस में केवल ये वाला बचा तो माइनस लिखेंगे इस तरह से, और इसको अभी हमें घटाना है। तो इसमें से देखिए इसे कैसे घटाएंगे, फिर वही बात है कि ये चीज़ जो ऐसी लिखी है इसको हम इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे, और कोई चीज़ कहीं पर भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर एक 7 के नीचे कोई नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लिख करके और घटाव कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा होगा आपके। देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर एक इधर से लेंगे, नहीं घट पा रहा है, 4 में से 5, तो इधर से दहाई लेकर के 14 करेंगे और फिर 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 7 बचा हुआ, 1 घटाएंगे तो 6, और पॉइंट तो देखिए कितना आ रहा है 0.697। आंसर कहाँ पर है, तो आप देखेंगे बी आपका सही उत्तर है। एकदम सही उत्तर मिल चुका। ऐसे किया जाता है। आपको ये लग रहा होगा कि इससे ये जो लाइन है अगर इसको हम घटाव करेंगे तो हम ऐसे लिख करके घटाव करेंगे तो हमारा बहुत आसानी से ये घटाव आ रहा है, आंसर आ गया। इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम का अगला पद होगा, इसका अगला पद क्या आएगा। अब आप ये देखेंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 2, फिर 4, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 8, ये क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा होगा। लेकिन आपको ऐसे अनुक्रम में एक बात ध्यान रखनी, जब आपको ये समझना है कि पहले 1 के बाद 2, 1 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 1 भी नहीं, फिर 2 लिख दिया तो, और फिर एकदम 2 बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे नहीं सोचना है, एक एक को नहीं सोचना है। फिर आपको ये देखना होता है, देखिए क्या देखना होता है ये आप समझ लीजिए। तब आपको ये देखना है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक छोड़कर देखेंगे 4, तो बारी किसकी है यहाँ पर। अब आप बारी देखेंगे तो यहाँ पर बारी है 5 आने की। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं एक एक क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पर 2 अनुक्रम संख्या चल रहे थे। देखिए ऊपर वाले को देखें, 2 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। अगर बारी इसके आने की यहाँ पर भी एक डैश लगा होता ऐसे तो कितना आता, 10 आता अगला, तो 5 और 10 उत्तर होता। लेकिन अभी केवल हमसे एक अंक पूछा था तो उत्तर क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पर 2 अनुक्रम चल रहे थे, ऐसे आपको देखना पड़ता है हटा हटा करके, तो सही आंसर डी वाला हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आप समझ पाएंगे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे देखिए 2 यहाँ पर पद पूछे हैं, अगला क्या पद होगा ये आपको बताना अगले 2 पदों में। तो देखिए यहाँ पर हमें ABCD दी है, तो ऐसे में बहुत अच्छा होगा कि आप ABCD की एक लाइन लिख लें और फिर हल कर लें। तो यहाँ पर हम आपको वही विधि बार बार बताते हैं, A B C और D, इस तरह से E, फिर क्या आ जाएगा F आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा G आ जाएगा, फिर क्या आता है H आएगा, फिर I आता है, फिर J हो जाएगा, और फिर यहाँ पर K हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे K के बाद क्या होता है, तो L, फिर यहाँ पर क्या होता है M, फिर N होता है। तो इस तरह से चल रहा है। अब आप एक चीज देखिए, पहले हमारा क्या दिया है, D दिया है, फिर D के बाद F दिया है, ध्यान से देखेंगे, फिर H दिया है, H के बाद देखिए तो एक एक छोड़ते हुए चल रहे हैं ये, फिर J दिया है, फिर K गायब कर दिया, फिर L आया है। तो अब M तो आएगा नहीं, पहले M नहीं आएगा। M के बाद अब देखिए और भी लाइन लिखते हैं, M को छोड़ करके फिर आगे आता है N, फिर आता है O, फिर आता है P, फिर आता है Q। तो अब देखेंगे क्या आ जाएगा, तो N आएगा पहले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N की बारी आई, फिर O को छोड़ देंगे, फिर P आएगा। तो अब हमारा N और P कहाँ पर मिल रहा है, पहला ही ऑप्शन सही मिल गया, बाकी सारे गलत हैं, तो A ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो। कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको समझ आ पा रहे हैं या नहीं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी विद्या ज्ञान की परीक्षा है उसके अनुरूप ये बनाए गए हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया समझिए, और समझने की बात है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। विषम विकल्प चुनना है। विषम का मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो अन्य से भिन्न हो, या फिर इसे कहें कि अलग, चारों से जो अलग दिखाई पड़े, अन्य 3 से अलग दिखाई पड़े, या भिन्न भी कह देते हैं ऐसे में कि भिन्न कौन सा है, अन्य तीनों से भिन्न हो। 3 एक जैसे होंगे, एक भिन्न होगा। तो देखेंगे गाय है, भैंस है, बकरी है, बछड़ा है। तो एक चीज आप देख लीजिए, गाय है या भैंस है या बकरी है, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, ये तीनों की तीनों यहाँ पर दूध देने वाली हैं। एक बात तो आप ये समझ सकते हैं, दूध देती हैं, गाय भी दूध देगी, भैंस भी और बकरी भी। और ये तीनों क्या हैं, तो मादा हैं। इस तरह से बछड़ा देखिए, बछड़ा क्या है,
बछड़ा गाय का बच्चा होता है, गाय का ये बच्चा है। और ये यहाँ पर देखिए बकरी हुई, तो ये कोई बच्चा नहीं है बकरी का, ये पूरी बकरी है जो दूध दे रही होगी, उसका बच्चा भी होगा। लेकिन बकरी के बच्चे को कुछ और कहते हैं, जैसे गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, ऐसे बकरी के बच्चे को मेमना कह देते हैं। तो भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, जैसे आप जानते होंगे हिंदी भाषा में, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसी तरह से यहाँ पर अलग कौन है, बछड़ा अलग है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, दूध दे रही। बछड़ा कोई दूध नहीं देगा, और ये इनके बच्चा है, एक का गाय का बच्चा है। तो समझ पा रहे हैं, तो एक बच्चा दिया गया और तीन एक जैसे दिए गए हैं, वो दूध देती हैं, ये बात समझ सकते हैं। ऐसे वो एक जैसी हैं, तो अलग हो गया बछड़ा। इस तरह से आपको सोचना होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट्स करके आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे हमें, इस वाले प्रश्न में आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम आपको लगातार करा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कमेंट्स में बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि 18 जनवरी 1999 को मंगलवार है तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर ये आपको पता करना है दिन कौन सा होगा, कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझ लेना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए हर महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखिए जनवरी में हमेशा और हमेशा 31 दिन होते हैं। लेकिन अगर बात करें हम फरवरी की, फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप यहाँ पर एक बात कंफर्म कर सकते हैं, फरवरी में जो दिन होते हैं या तो 28 होंगे या फिर 29 होंगे। अब 29 कब होंगे, 28 कब होंगे, जब देखिए लीप वर्ष होता है, जब जब लीप वर्ष होता है तो 29 होते हैं। जब वर्ष में 366 दिन होते हैं और 65 दिन होंगे, तो यहाँ पर, और लीप वर्ष 4 वर्षों में एक बार आता है। उसे ज्ञात करने का क्या तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। उसे ज्ञात करने का ये तरीका होता है, जब यहाँ पर कोई संधि हो तो अंतिम दो अंक को 4 से भाग करके देखिए, अगर चला जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और अगर शताब्दी वर्ष दिया हो, ऐसे 1000 या फिर 2000 ईस्वी, तो आपको 400 से भाग करना होता है। तो 400 से भाग किया जाता है और पूरा कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष होगा। पूरा नहीं कटेगा, शेष बच रहा होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा, तो नॉर्मल वर्ष होगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको ये पता लग गया जनवरी में 31 दिन है। अब यहाँ पर 31 दिन है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 18 के बाद, 18 में अगर हम 7 यहाँ पर जोड़ दें तो हमारा जो दिन आएगा वो फिर से मंगलवार आ जाएगा। तो 18 7 कितना होता है, 25, और 25 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमारा कितना आएगा ये देख लीजिएगा। और जबकि 31 का ही महीना है जनवरी, तो आप देखेंगे 18 में 7 जोड़ते हैं तो 32 हो जाता है, और 32 होते नहीं तो 31 हटा देंगे इसमें से तो एक बचेगा, यानी 1 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार। और 1 तारीख को क्या आ जाएगा, फरवरी स्टार्ट हो जाएगा। हमें 18 फरवरी पर जाना है, ये बात ध्यान रखिए। अभी 1 फरवरी को क्या, एक कैसे पता लगा, क्योंकि 32 तारीख होती नहीं है, तो 31 तक तो ये रहा, फिर 1 तारीख आ जाएगी, 32 का मतलब 1 तारीख, और 1 तारीख फरवरी की, तो फरवरी का कौन सा दिन, मंगलवार, क्योंकि 7 दिन पे वही दिन आता है, आप लगा कर देखिए। तो अभी हमने पता किया कि 1 फरवरी को हमारा क्या था, वही दिन आ गया था। अभी हमने जब देखा मंगलवार है, तो अगर हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो यानी 8 फरवरी को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। फिर इसमें अगर हम 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाएगा, और 15 फरवरी को भी मंगलवार है। ये बात पता चल गई। अब आपको आगे देखिए बढ़ना है, तो 15 को मंगलवार है, 16 को क्या हो जाएगा, 16 को यहाँ पर हो जाएगा बुधवार। ये बात आपको समझ आ रही है, बुधवार। 17 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ये बात आप समझ लीजिएगा। 17 को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। और 18 को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर महीनों में दिनों की संख्या पता हो और लीप वर्ष पता हो कि है या नहीं है, इसलिए आंसर आपका सही हो गया ये शुक्रवार के साथ।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जीएस में आपसे भर भर के पूछे जाते हैं, जो 10-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। क्या हो जाएगा आंसर वो अभी आप देख पाएंगे। आपसे प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में राष्ट्रपति से संबंधित दो कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनिए। सही कथन क्या होगा? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये दो कथन दिए गए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। क्या ये कथन सही कथन चुनना है, हमें गलत तो नहीं है पता करना, अगर गलत है या कौन कौन सा सही है ये पता करना है। दो कथन दिए गए, दोनों में सही पता करना है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, एकदम सही है। अब देखेंगे न्यूनतम यहाँ पर 35 वर्ष होनी चाहिए आयु जो है, उम्र यानी, तो एकदम सही है दोनों ही कथन। अब आपको आंसर कैसे करना होता है ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर केवल एक सही होता तब तो हम ए आंसर लगाते, तो यहाँ ए अभी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे दोनों ही सही हैं। अब दोनों, अगर देखिए एक गलत होता पहला वाला, दूसरा सही, तब हम लगाते बी आंसर और बी यहाँ पर जब लगाते, लेकिन यहाँ क्या है हमारे दोनों ही सही आए हैं, तो हम देखिए एक व दो दोनों सही, सी आंसर लगाएंगे। और कभी कभार ये होता है दोनों ही गलत आते हैं, तब हम डी आंसर लगा सकते थे। समझ आ गया अब आपको? सीधे सीधे समझिए, दोनों सही हैं तो दोनों सही वाला आंसर लगाएंगे। अगर एक सही होता तो एक सही वाला, दो सही होता तो दो सही वाला, और एक भी सही नहीं होता तब हम डी लगाते। ये बात आपको पता चल गई। ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन, और ऐसे ही आपके पेपर में आएंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। सही आंसर में आपको चुनना है चना, मटर, गेहूं, धान। कौन सी खरीफ की फसल है तो आपको हम बता दें, देखिए खरीफ की फसल, खरीफ कैसा होता है? खासे, खरीफ और खासे होता है खुरखुरा। कैसा? खुरखुरा। तो ये आप याद रखिए, खुरखुरा। और खुरखुरी कौन सी चीज होती है? धान। धान को अगर आप छू कर देखेंगे तो खुरखुरा होता है। गेहूं और मटर और चना क्या होते हैं? अब आपको ये लगेगा, तो गेहूं हो, चना हो या फिर मटर हो, ये हमारी कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। अब आपको ये लग रहा होगा, देखिए जो गेहूं के साथ बोई जाती हैं वो रबी की फसलें होती हैं। अब ये रबी और खरीफ क्या है ये आपको लग रहा होगा, तो ये समय सीमा होती है फसलों के निर्धारण में। तो रबी खरीफ जाए 3 भागों में फसलों को बांटा गया है। यहाँ पर रबी की फसलें चना, मटर, गेहूं, और धान के साथ जो भी बोया जाता है, धान होता है खुरखुरा, खासे खुरखुरा और खासे खरीफ। तो धान खुरखुरा होता है, और यहाँ रबी में गेहूं आता है तो रबी से रबी भी कह सकते हैं। मटर, चना जो भी गेहूं के साथ बोए जाएंगे वो रबी में है। धान होता है खुरखुरा, तो खुरखुरा से खरीफ की फसल है धान। आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। सही उत्तर अभी डी है। आगे आपके पेपर में ये भी पूछ सकता है, कौन सी यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है? तो आपको देखिए इनमें से एक दे देगा और 3 खरीफ की लिख देगा, तो आपको वो ढूंढ लेना है। जैसा प्रश्न दिया होता है वैसा आंसर देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, क्या कहा जा रहा है ये आप समझ लीजिए। अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ये मैप का क्वेश्चन है, आपको यहाँ मैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। कौन सा यानी राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? आपकी किताब में भी कक्षा 3-4 में मैप दिए होते हैं, तो वहां से आप पता कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम कैसे पता कर पाएंगे ऐसा, तो देखिए हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन को सुनिए, उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है। तो ये जो हमारा उत्तर प्रदेश इस तरह से है, कुछ ऐसे आप देखेंगे, और इधर की ओर इस तरह से ऐसे करके उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से कौन कौन सीमा बनाता है? तो यहाँ पर हमारा देखिए राजस्थान पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हरियाणा पड़ता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर देखें, थोड़ी सी सीमा लगती है तो हिमाचल प्रदेश की, यहाँ उत्तराखंड होता है। फिर हमारे यहाँ देखिए नीचे ये नेपाल सारा पड़ जाता है। फिर यहाँ पर बिहार की सीमा लगती है, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। फिर नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ये आपको समझ आ गया होगा, इस तरह से सीमा लगती है। तो अभी जो यहाँ पर आंसर है, गुजरात की सीमा नहीं लगती है उत्तर प्रदेश से। गुजरात जो है देखिए राजस्थान से इधर की ओर है, तो यहाँ हमारी उत्तर प्रदेश से गुजरात की सीमा नहीं। बिहार हमारा यहाँ पर पड़ेगा, और मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर पड़ता है। ये मध्य प्रदेश है बीचों बीच में, तो मध्य प्रदेश की भी लगती है। और राजस्थान ये रहा, तो आपको समझ आ गया। हरियाणा की भी सीमा लगती है, और यहाँ छत्तीसगढ़ और झारखंड की भी लगती है।
इस तरह से उत्तराखंड की सीमा भी लगती है उत्तर प्रदेश से, तो गुजरात की नहीं लगती। मैप आप एक बार देखिए। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हमें नहीं वाला चुनना था और नहीं वाला आंसर जो है हमारा वो गुजरात है। गुजरात की सीमा नहीं लगती है। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और तीनों की लग रही है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर और आंसर क्या हो जाएगा ये आप अभी बता पाएंगे। निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी अगर हम भूमि देखें, जैसे हमारा घर बना होता है तो किसी का बहुत बीच में बना होता है, किसी का थोड़े सी जगह में बना होता है, छोटा घर होता है। तो ऐसे ही कौन सा राज्य जो है बहुत बीच में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल उसे कहते हैं जो एरिया घेरता है, जो जमीन घेरे हुए। तो सबसे ज्यादा जमीन कौन सा राज्य घेरे हुए? क्या गुजरात? नहीं। पहले नंबर पर सबसे बड़ा जो यानी राज्य होगा वही सबसे ज्यादा जमीन घेरेगा, तो राजस्थान सही आंसर है। मध्य प्रदेश भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है। लेकिन ये सारे सारे बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और क्या है क्वेश्चन ये आप देख पाएंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा क्या करिए, मैप को भी देखते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? देखिए, जब हम कभी भी हमारे चोट लगती है या हम कट जाते हैं किसी भी ब्लेड से, चाकू से, छुरी से, इस तरह से, या फिर कोई चोट लगती है, तो रक्त देखिए थोड़ी देर तो रक्त बहेगा, फिर वहां पर देखेंगे आप एक बॉन्डिंग सी हो जाती, रक्त खून नहीं निकलता, खून बहना बंद। तो वो कौन सा विटामिन होता है जो रक्त को जमा देता है, थक्का बना देता है और फिर आगे खून नहीं निकलता? थोड़ी देर निकलेगा फिर नहीं निकलेगा। अगर ऐसा ना हो तो खून निकलते निकलते बह जाएगा और आप खून बचेगा ही नहीं शरीर में। तो वो बीमारी होती है जिसका यहाँ पर आगे जिक्र करेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन अभी यहाँ पे समझिए कौन सा मदद करता है, तो सी बिल्कुल नहीं करेगा, डी भी नहीं आंसर है और ई भी नहीं है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, याद रखिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह से आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना, अपना नाम लिखना है और राज्य और जिले का नाम। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं विद्या ज्ञान परीक्षा 2024 सिलेक्शन बैच 2.0। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं शानदार तैयारी के लिए, आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ 2023 में 200+ बच्चे मुख्य परीक्षा में पास हुए थे और प्री परीक्षा में 800+ बच्चे पास हुए थे। तो ऐसे में आपको 2024 की परीक्षा सिलेक्शन बैच 2.0 के साथ करनी चाहिए। ऑनलाइन कोर्स लेकर आ चुके हैं, पिछले 3 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, विद्या ज्ञान OMR सीट, निजी प्लेलिस्ट ग्रुप, 250 वीडियो क्लास और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट PDF। इंतजार खत्म, 100% सफलता के लिए, निश्चित सफलता के लिए आज ही ज्वाइन करें। बैच लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आपको। देखिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप। और ये अभी जो है 999 वाला केवल और केवल 500 रुपये में मिल रहा है। जल्दी आओ और जल्दी पाओ के अंतर्गत अभी आपको इस ऑफर का लाभ उठाना। अभी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ है। जल्दी आओ जल्दी पाओ, तो जल्दी आप अभी करेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा फिर नहीं मिल सकता आपको। तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार किस बात का, कोशिश यहाँ पर बहुत ही जल्दी से लगातार अपनी तैयारी को तेजी के साथ करना शुरू कर दीजिएगा। अब इंतजार खत्म हो रहा है, तो आइएगा मैदान में और जंग को जीत कर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त